नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस क्लास 11th का है ये, और चैप्टर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसी की बात करेंगे जिसका नाम है स्वयं को समझना, पहचान पर प्रभाव, स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस के हिसाब से आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। दूसरा पॉइंट है किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है किशोरावस्था के दौरान किशोरों के पहचान बनाने की प्रक्रिया जो होता है वो किन कारणों से अधिक प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है जैविक तथा शारीरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पांचवा पॉइंट है सामाजिक संस्कृति संदर्भ। और VVI है आपका यहाँ पे भावनात्मक परिवर्तन, ये भी VVI है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये VVI है। मतलब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है वो है किशोरावस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। और इसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। स्वबोध मतलब ये इसका होता है कि हम खुद के बारे में क्या समझते हैं, कैसे हम बोध कर पा रहे हैं खुद के बारे में। तो यही होता है स्वबोध। और अपने पहचान की भावना मतलब हम खुद को कैसे विकसित कर रहे हैं किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी राज्य में, किसी देश में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको जो है वो पढ़ना है, जुड़वा बच्चों के अलावा हर व्यक्ति में जीन जो होता है वो विशिष्ट समुच्चय अलग अलग होता है। हाँ, जुड़वा का मतलब है, जुड़वा का मतलब तो आपको पता है, एक ही माँ के गर्भ से सेम टाइम में दो या तीन अलग अलग बच्चों का एक साथ जन्म लेना। तो ऐसे में क्या होता है, इन जुड़वा बच्चों के अंदर जो जीन होता है, जीन आप समझते हैं, आपको ये DNA के वगैरह में जानते होंगे, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो इसका कोशिका संग्रह होता है, समुच्चय होता है, वो सेम होता है। लेकिन किस केस में, जब बच्चा जुड़वा होता है तब, नहीं तो अदरवाइज आप कह लें तो ये सारे बच्चों में अलग अलग ही होता है। क्या अलग अलग होता है, जीन अलग अलग होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है हर व्यक्ति में अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। अब दुनिया में अलग अलग तरह के आपको लोग दिखेंगे, हर जगह, हर समुदाय, हर समाज में आपको जितने भी लोग दिखते हैं वो सभी एक दूसरे के समान नहीं होते। सबके आंखें समान नहीं होती, चेहरा समान नहीं होता, शरीर समान नहीं होता, उनकी फीलिंग समान नहीं होती, उनके विचार समान नहीं होते। सभी व्यक्ति के अलग अलग ही अनुभव होते हैं। यही एक पहचान की भावना को विकसित करता है, क्योंकि समाज में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं। इन्हीं कारणों से तो हम किसी को आसानी से पहचान पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए कि जुड़वा बच्चे जब आपको सामने में रख दिए जाए, और मान लो कि एक माँ है जिसके दो जुड़वा बच्चे हुए हैं और दोनों लड़का है, राम और श्याम। अब राम और श्याम दोनों का ना आपको शक्ल ना हूबहू बहुत कुछ 99% बराबर लगेगा। उसे कौन पहचान सकता है, उसे सिर्फ उसकी माँ पहचान सकती है। अगर आप उसे पहली बार मिलो और 10 दिन के बाद फिर से मिलो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें राम कौन है और श्याम कौन है। तो यहाँ पे यही है कि जितने भी लोग हैं समाज में वो सभी अलग अलग होते हैं, और इनके अलग अलग होने के कारण ही इनकी पहचान अलग अलग होती है। अगला पॉइंट हमारा है यदि किन्हीं कारणों से अनुभव एक जैसा भी हो जाए। मतलब कि अनुभव क्या कहने का मतलब है, अगर किसी चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम और हमारे दोस्त दोनों को एक ही चीज, मतलब एग्जाम्पल पे समझ लीजिए ना, एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। अभी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, याद आ गया होगा गदर टू। तो गदर टू हमने अकेले तो नहीं देखा, हमारे दोस्तों ने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है वो समान है, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ लेगा तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं भी वही बोलूंगा, यार वो जो सनी देओल कैसे पाकिस्तान में मारा भाई घुस के। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मेरा जो दोस्त है वो भी यही बात का अनुभव उनको बताएगा। वो कहेगा नहीं यार, जटे अमला पगला दीवाना पर सनी देओल का भाई 2.5 किलो का हाथ काफी अच्छा था, बहुत मारा। अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और उनके जो अनुभव होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार से अपनी अनुक्रिया मतलब उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। एक्सपीरियंस अगर, अनुभव अगर उनको एक जैसा भी मिल जाए, लेकिन उनका जो उनको बताने का तरीका है वो अलग अलग हो।
अगला पॉइंट हमारा है किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो किशोरावस्था होता है जिसमें एक किशोर और किशोरियां होती है, मैंने आपको बताया है 12 साल से लेकर 16 साल की उम्र की लड़कियां और लड़कों को हम किशोर कहते हैं। तो इस समय इनका सबसे जैसे बी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यही एक समय होता है जिसमें ये अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया बहुत ही तेज कर देते हैं। तो ऐसे में ये जो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करता है इनके पहचान के निर्माण में। तो देखिए इस प्रक्रिया में जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन, अनुवांशिकता, वातावरण, समाज एवं संस्कृति, संचार के माध्यम, शिक्षा अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भी किशोर है, कोई भी 12 साल से 16 साल की लड़की है या लड़का है, वो अपने आप को समाज में अपनी पहचान कब बना सकता है? तो उसके शारीरिक परिवर्तन के हिसाब से उसका पहचान बनता है। कोई कहेगा भाई उसके लड़के को देखा है कितना सुडौल है, मजबूत है, इसका क्या मतलब? उसका शरीर हट्टा कट्टा है। कोई अनुवांशिकता के आधार पर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे अनुवांशिकता के आधार पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, या फिर वातावरण के हिसाब से भी, या फिर समाज एवं संस्कृति, संचार के माध्यम, शिक्षा। शिक्षा इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। एक 16 साल का लड़का है जो 11th क्लास में भी और 12th क्लास में गया है और 12th क्लास में उसे 98% मार्क्स आते हैं, तो यह शिक्षा एक ऐसा माध्यम उसके समाज में बन जाएगा जिससे उसकी पहचान बेहतर हो सकती है। हालांकि सभी किशोरों पर, मतलब जो ये 12 साल से और 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, इन कारणों से भिन्न-भिन्न प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कारण जो है वो आप किसी एक ही बच्चे के ऊपर ठोक दो। शारीरिक भी, जैविक भी, अनुवांशिकता भी, वातावरण भी, समाज, संस्कृति, पढ़ाई-लिखाई, मतलब उसको बिल्कुल परफेक्ट बना दो, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चों पर इसमें से किसी न किसी एक प्रतिक्रिया का अनुभव किया जा सकता है। तो यही कारक उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी होता है। हर एक आदमी अलग-अलग इन्हीं कारणों से होता है। किसी का शरीर मजबूत है, किसी का स्टडी मजबूत है, किसी का सांस्कृतिक कार्यक्रम मजबूत है। ऐसे में जो किशोर होते हैं, उनका स्व पहचान जो होता है, जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन प्रक्रिया जो होता है उनका बनाने का, उस पर इन्हीं सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, जिसका हम आपको आगे अध्ययन बताएंगे। किशोरावस्था के दौरान किशोर की पहचान बनाने की प्रक्रिया में कौन-कौन से फैक्टर जो होते हैं वो उसे प्रभावित करते हैं। जैविक और शारीरिक परिवर्तन है, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा है भावनात्मक परिवर्तन और चौथा है संज्ञानात्मक परिवर्तन। ये जितने भी परिवर्तन है इनको अभी मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो कहता है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। देखिए किशोरावस्था के दौरान हर किशोर और किशोरी ऐसे शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से गुजरता है जो सबके लिए समान और एक निश्चित क्रम में होते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु में, चाहे वो किशोर हो या किशोरी हो, उनके शरीर में एक निश्चित परिवर्तन होता है। ये सभी के लिए समान है। जैसे कि वृद्धि स्फुरन, मतलब कि ग्रोथ करना, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, उनके शरीर में वृद्धि होता है, लंबाई उनकी बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है, आंतरिक अंगों का विकास होता है और लैंगिक परिवर्तन इत्यादि भी इसी के अंदर आता है। जिसमें पहला पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैविक और शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी किशोर जो होते हैं या किशोरी जो होते हैं, उनके शरीर की वृद्धि होती है, भार बढ़ता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स को समझा देता हूँ। ये किशोर है और ये किशोर, किशोर का मतलब यहाँ पे बॉय से होगा और किशोरी का मतलब यहाँ पे गर्ल्स से होगा। अंडकोश का विकास होना होता है, मतलब कि इस उम्र के हिसाब से उनके अंदर प्रजनन करने की शक्ति के विकास हो जाते हैं। किशोरियों में क्या होता है, स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि हो जाता है, शुरुआत में बॉडी के अंदर चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। लड़कों के अंदर आवाज में परिवर्तन आने लगता है, जो पहले वो मीठा बोलते हैं उनके बाद वो धीरे धीरे भारी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। हाथ और जांघों में बाल का आना लड़कियों के शरीर में, ये किशोरी के अंदर होता है। लड़कों में क्या होता है, हाथ के अंदर और जांघों के अंदर, इनके अंदर भी, किशोर के अंदर भी बाल, हेयर का आना शुरू हो जाता है। अधिकतम वृद्धि की आयु जो होती है यहाँ पे वो 16 वर्ष को ही माना गया। 16 से 18 वर्ष तक के अंदर ही इस तरह के विकास किशोर और किशोरी दोनों में आता है। वीर्य जो होता है, जो प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो स्खलन होता है किशोरों में, और यही प्रक्रिया जो है वो मासिक धर्म अर्थात पीरियड के रूप में किशोरियों में आता है। अधिकतम वृद्धि की आयु होती है, मतलब अधिकतम वृद्धि की आयु कहने का मतलब है आपका शरीर कितना विकास करेगा, ये 18 साल से 19 साल तक पता चल जाता है।
और लड़कियों में क्या होता है कि जैसे लड़कों में दाढ़ी वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, ये सब किशोर में होता है। लेकिन किशोरियों में क्या होता है, दाढ़ी वगैरह तो नहीं आता, लेकिन होठ और गालों पर छोटे छोटे मुलायम छोटे छोटे बाल आते हैं। इसे आप दाढ़ी नहीं कह सकते हैं, इसे आप छोटे बाल के रूप में ही देख सकते हैं। तो ये था हमारा जैविक और शारीरिक परिवर्तन। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। किशोरावस्था में मतलब कि 12 से लेकर 16 वर्ष के आयु में, चाहे लड़का हो या लड़की, शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ कई सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। समाज में उन्हें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन जो होता है वो किशोरों के व्यक्तिगत निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आपका समाज को देखने का जो तरीका है वो बदल जाता है, और समाज जो आपको देखता है उसका भी तरीका बदल जाता है। किशोरावस्था में आयु बढ़ने के साथ साथ किशोरों की सामाजिक प्रक्रिया की योग्यता में भी परिपक्वता आता है। जैसे आप सड़क पे पहले चलते थे उस तरह से आप सड़क पे नहीं चलते हो। जैसे आप पहले किसी को भी टोक देते थे सड़कों पे, वैसे नहीं टोक सकते हो। बहुत सारी चीजें अब परिपक्वता के अंदर आ जाता है, जिसके कारण किशोर ऐसे सभी सामाजिक गुणों का धारण करते हैं जिनके द्वारा समाज उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहता है। मतलब कि एक किशोर इस उम्र में समाज के अनुरूप चलना शुरू कर देता है, समाज के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, समाज को समझना शुरू कर देता है और समाज भी उसे समझना शुरू कर देता है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ आप ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, एक समाज के अनुसार जो समाज में मान्यता होता है, जो वहां की संस्कृति होती है, उसके अनुरूप व्यवहार तथा दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता ही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में जाना जाता है। इसी को आप सामाजिक विकास भी कह सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। सामाजिक विकास वैसे जगह के बारे में है जहां पे किशोर और किशोरियां अपने समाज को बेहतर तरीके से समझना शुरू करें। तीसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, भावनात्मक परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान किशोर नई भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इसमें से कई भाव ऐसे होते हैं परिवर्तन किशोरों में जो जैविक और शारीरिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तीव्र गति से हो रहे शारीरिक परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त न होने के कारण अधिकतर किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर चिंतित या चर्चित रहने लगते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे बात ऐसा है कि 12 वर्ष से पहले लड़का हो या लड़की हो बहुत ही सामान्य रहता है, लेकिन जैसे वो किशोर आयु में घुसते हैं तो उनके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, जो वो खुद भी सोचते हैं कि ये कौन कौन से परिवर्तन है जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। ये किशोर और किशोरियां दोनों के लिए होता है। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके शरीर और व्यवहार के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। ऐसा लड़कों और लड़कियां दोनों को लगता है कि शायद उसे नोटिस किया जा रहा है समाज में, क्योंकि अचानक से हुए परिवर्तन के कारण वो खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। जैसे यदि किसी लड़के या किसी लड़की के चेहरे पर मुहासे निकल जाए तो उन्हें यही लगता है कि उनके आसपास से गुजरने वाला तथा उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले उनके चेहरे और मुहासों की ओर देखता है। ये हमें फील होता है, ये नेचुरल है। अगर हमारा मुंह में किसी प्रकार का दाग हो गया या किसी प्रकार से चोट लग गई तो कोई भी मिलेगा तो सबसे पहले हमारे मुंह की तरफ ही आकर्षित होगा ना, देखेगा कि क्या है इसके मुंह में, क्या हुआ। तो शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सभी किशोर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि सभी लोग असहज ही फील करते हैं। हाँ, होता है कि किशोरावस्था में थोड़े से शरीर में परिवर्तन के कारण किशोर और किशोरियों में ये असहजता आ जाती है। जैसे कि एक लड़का जिसके चेहरे पर उसकी उम्र के अन्य लड़कों की तुलना में पर्याप्त बाल नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, एक क्लास में 10 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जिनके मुंह पे ठीक तरह से बाल नहीं आए तथा दाढ़ी नहीं आए। तो वहां पे उन्हें अटपटा सा लगता होगा, यार सबको दाढ़ी आ रहा है, मेरा दाढ़ी नहीं है। जबकि कई किशोर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसी परिस्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं दाढ़ी नहीं आया तो और बढ़िया है, बनवाने का खर्चा नहीं है। अपने शारीरिक विकास के प्रति गर्व अथवा सहज भाव रखने से किशोरों के स्वबोध पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे सकारात्मक प्रभाव क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है। जैसे कि मेरी दाढ़ी नहीं आई तो मैंने कहा नहीं आई, नहीं आई, कोई बात नहीं है, बाद में आएगी, या नहीं आएगी तो और अच्छा है, गाल चिकना रहेगा, दाढ़ी आने से तो पूरा हो जाता है। तो ये उसको सकारात्मक सोच है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भावनात्मक परिवर्तन के अंदर।
हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन के बारे में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता। हर मनुष्य किसी न किसी तरह के कोई चीजों को सोचता और समझता है। दूसरे जीवों को यही बात श्रेष्ठ बनाता है दूसरे जीवों से। हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमें सोचने और समझने की क्षमता है, हम किसी चीज के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें पशुओं से अलग बनाता है ना, हमें श्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य में यह असाधारण शक्ति जन्मजात ही होती है। जब से वो जन्म लेता है तब से उसे सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। हालांकि जन्म के समय यह बहुत ही कम विकसित होता है। कोई बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है वो तुरंत ही तो सोचने और समझने नहीं लगेगा ना। आयु बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का विकास होता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरह से हमारे बुद्धि का विकास होता है। इसी को हम समाज के साथ जुड़ना भी कह सकते हैं, जिससे मनुष्य की स्मृति जो होती है, मेमोरी जो होती है, कल्पना जो होती है, चिंतन जो होता है तथा तर्क जो होता है, ऐसी चीजें उसके मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करने लगता है। वो इन सब चीजों को अपने दिमाग से सोचने लगता है कि ये यार याद है तो भाई 10th क्लास में कैसे पार्टी किया था हमने। कल्पना, यार 12th पास हो जाएंगे तो कितनी अच्छी पार्टी करेंगे। चिंतन, थिंकिंग, यार ऐसे एग्जाम देने से नहीं होगा, मुझे ये बुक पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। ये चीज है तर्क। हम किसी चीज के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हैं तो ये जब हमारे बुद्धि विकसित होगा, समस्याओं का हल ना इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं जो है, जो चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति से परिपूर्ण होती है। मानसिक प्रक्रियाएं, आपका दिमाग जो होता है इन सब चीजों से परिपूर्ण होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। संज्ञान, देखिए कभी कभी आपने राजनीतिक पार्टी में देखा होगा कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान का मतलब है किसी चीज के ऊपर चिंता, कल्पना, स्मृति, तर्क परिपूर्ण होते हुए चीजों से जो बनता है उसे हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान द्वारा ही बालक जो होता है या बालिका जो होती है अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है कि कैसा हमारा वातावरण है, किस तरह से हमें इसमें रहना है। वह धीरे धीरे नए रूप, रंग, आकार की वस्तुओं को पहचानने में सक्षम हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क में उस वस्तु की छाप छुड़ जाती है। अब देखिए हम लोग बिहार के रहने वाले, अभी हम दिल्ली में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई कहेगा कि हमारा गांव, कि तुरंत हमारे माइंड में एक छाप छूट जाएगा, हमारे गांव की गाड़ी। तो आपके गांव का नाम लेते ही आपकी गांव की एक इमेज आपके दिमाग में आ जाती है। तो ये यही होता है आपके संज्ञानात्मक परिवर्तन। किशोरावस्था ज्ञान व मानसिक विकास में विशिष्ट उत्कृष्टता अर्जित करने की अवस्था है। उत्कृष्टता, विशिष्ट मतलब अधिक से अधिक चीजों को जानकारी ज्ञात करना। किशोर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष को यथार्थ मानने के साथ साथ विभिन्न संभावनाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं। वे अमूर्त चिंतन और परिकल्पनाएं करने के योग्य हो जाते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दिमाग में ख्याली पुलाव भी पका सकते हैं, सपने भी देख सकते हैं और सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। वे किसी भी समस्या कई संभावित हलों की परिकल्पना करने का अनुमान द्वारा उसके निष्कर्ष निकालने लगते हैं। अगर ये समस्या होगी तो मैं इसे इस तरह से सुलझा लूंगा। इस परिस्थिति में वो नियोजित तरीके से व्यवहार करते हैं, मतलब बिल्कुल सोचा समझा हुआ तरीका। इस अवस्था में किशोर ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं कभी अनुभव नहीं किया। अनुभव ना करने के बाद भी वो उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। वे प्राकृतिक आपदा या भयानक दुर्घटना वगैरह जो हो जाता है उससे उनको विश्लेषण कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है किशोरावस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तन। देखिए इसमें आपको पहला पार्ट ये देखना है कि सुव्यवस्थित सोच विचार, सिस्टेमैटिक थिंकिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हमने वो चीज सोच रखा है। जैसे कि यदि किशोर से पूछा जाए आज स्कूल में उसने क्या पढ़ा है, तो वो क्रमानुसार जो पढ़ा है वो बता देगा। पहले हमने हिंदी पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ा, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, तो प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी देगा। जबकि यही प्रश्न यदि एक अल्प वयस्क से पूछा जाए जिसको इसके बारे में पता नहीं है, वो अव्यवस्थित ढंग से अधूरी जानकारी देगा, क्योंकि उसके पास इस बात की जानकारी नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, तो आपने पॉइंट टू पॉइंट उसे समझा देना है कि वीडियो में ये था, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन जिसने इस वीडियो को देखा ही नहीं, वो तो मुझसे कुछ बोलना शुरू कर देगा, कहेगा कि बीच में सर गाना गा रहे थे, बीच में सर कविता सुना रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है परिकल्पनाएं। देखिए किशोर यथार्थ को समझने के साथ साथ ऐसी सोच को भी विकसित कर लेते हैं जो केवल उनकी परिकल्पना मात्र ही होती, मतलब ऐसी स्थिति और विषय के बारे में चिंतन करने लगते हैं जिनका अनुभव उन्होंने स्वयं कभी नहीं किया। जैसे किशोरावस्था में कुछ लड़के सोच लेते हैं शादी होगी, हमारी पत्नी होगी,
हमारे बाल बच्चे होंगे। हालांकि अभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो इन चीजों को सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति का अनुमान लगाकर उनका निष्कर्ष निकालने में भी सक्षम हो जाते हैं। ये शादी होगा तो बच्चा होगा भी, तो मतलब वो निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं कि हाँ शादी के बाद बच्चा होगा ही होगा। किशोर की एक ऐसी स्थिति कई हल और उनके परिणामों को भी सोच सकते हैं। जैसे कि कहीं बाढ़ आने पर किशोर बाढ़ के परिणामों के साथ साथ बाढ़ के कारणों का भी विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है ये चीजें कि बाढ़ कैसे आती है, तो पानी के कारण आती है। बाढ़ में लोग बह गए होंगे, बाढ़ में जान माल का नुकसान हुआ होगा, घर टूट गए होंगे, तो ये सारी चीजें परिकल्पना ही तो है जो किशोर कहीं से बैठ के कहीं के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारा कहता है काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क। देखिए, किशोर काल्पनिक स्थिति का विचार करके उसके विषय में अपने तर्क को प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। 16 साल की उम्र तक बच्चे इतना परिपक्व हो ही जाते हैं कि वो किसी भी विषय के बारे में सोच विचार करके उस पर अपना विचार प्रदान करना शुरू कर देंगे। समस्याओं के विषय में सोचकर उनका तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं, मतलब वो उस लायक हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। जबकि अल्प आयु बालक जिसकी उम्र कम हो, वो कल्पना शक्ति के अभाव के कारण ऐसी स्थितियों के बारे में नहीं सोच सकता है। छोटा बच्चा क्या सोचेगा यार? किशोर एक बम विस्फोट दुर्घटना संबंधित स्थिति वह सभी तथ्यों पर विचार प्रकट कर सकता है कि कैसे बम विस्फोट हुआ होगा, कितना जान मान का हानि हुआ होगा। लेकिन वहीं पे एक कम उम्र का बच्चा होगा, एक अल्प आयु का बच्चा होगा, वो क्या कहेगा? बम विस्फोट हुआ था, वहां पे सभी नाच रहे थे, बहुत मजा आया, जैसे। तो ये कम आयु के बच्चों के, लेकिन किशोर उस चीज को डिटेल्स दे सकता है, उसकी जानकारी को निपुणता से प्रस्तुत कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है काल्पनिक निगमनिक तर्क। अब देखिए, किशोर किसी भी समस्या के विभिन्न संभावित हल निकालने में क्षमता रखता है, किसी भी समस्या को वो हल कर सकता है। उसके विचार वास्तविकता से हटकर संभव तथ्यों के बारे में सोचते हैं। वह तर्कपूर्ण ढंग से हर संभव विकल्प पर विचार कर निर्णय लेता है, विकल्प पर विचार कर सकता है, निर्णय ले सकता है, अनुमान कर सकता है, सोच लेता है। जैसे कि एक खिड़की का कांच टूटा हुआ पाया गया है, तो क्या होता है कि बालक इसका कारण केवल पत्थर मारकर कांच तोड़ा गया होगा सोच सकते हैं। जबकि औपचारिक सक्रियात्मक जो है, इस अवस्था में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तेज हवा हो सकता है, आंधी का आना हो सकता है, बिजली का गिरना हो सकता है, तीव्र ध्वनि हो सकता है, अथवा पत्थर मार कर भी कांच को तोड़ा जा सकता है। तो एक जो अल्प आयु के बच्चे होते हैं वो सिर्फ मार सोचेंगे कि कोई पत्थर मार कर मेरा शीशा तोड़ दिया, लेकिन एक जो किशोर होते हैं या किशोरी होते हैं, वो उसकी फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये खिड़की का शीशा टूटा है। अब हम आपको बताते हैं आत्म मूल्यांकन क्या है। देखिए, औपचारिक सक्रियता अवस्था में किशोर स्वयं में रुचि लेने लगता है, वो खुद के बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है। वे आत्म मूल्यांकन करके अपने गुण दोष, अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की शक्तियां को जांचने लगता है। अक्सर ये सब चीजों के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देने लगता है कि उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कमियां हैं, उसकी शक्ति कितना है। इस अवस्था में क्या होता है, किशोर आत्मनिरीक्षण करने के साथ साथ प्रत्येक वस्तु, स्थिति एवं व्यक्ति का संपूर्ण विश्लेषण करने लगते हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट जो थे वो आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन सिलेबस में इस बार ये सारे पॉइंट भी जोड़े गए। लैंगिक परिपक्वता क्या है, जो आपके बुक में इस बार दिया भी नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैंगिक परिपक्वता क्या होता है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब होता है किशोरों की ऐसी आयु जिसमें वो प्रजनन करने के लिए उपयुक्त हो जाती है, परिपक्वता कहलाता है। लड़कियों में पहली बार माहवारी की आयु जो होती है वो भी किशोरावस्था में ही होता है। स्तनों का विकास तथा लड़कों का दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज में परिवर्तन, ये सारी पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डिस्कस जरूर कीजिएगा। ये किशोरा अवस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तन एक किशोर और किशोरियों के बीच होता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th का चैप्टर 2 गृह विज्ञान, जिसका नाम था स्वयं को समझना, पहचान पर प्रभाव और स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं, पार्ट 3 था, समाप्त हो गया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।